Morning, students. Today we are going to start with To Be or Not to Be, the remaining part of the poem. Earlier, in my last lecture, we have discussed the poem To Be or Not to Be by William Shakespeare. मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर की ये जो पोएम है ये उसके प्ले हैमलेट से का एक्ट 3 सीन एक्ट 1 सीन 3 से लिया है एंड टू बी और नॉट टू बी जो है वो सॉलिलॉकी के फॉर्म में है। और हमने ये भी देखा था कि सॉलिलॉकी क्या होती है, जिसको हम स्वकथन कहते हैं, जिसमें जो हैमलेट है वो अपने दिल में उठने वाले जो विचार हैं उनको वो शेयर करता है और जो हम ऑडियंस हैं, रीडर्स हैं, वो सुन पाते हैं एंड जो उनके साथ में जो को एक्टर्स हैं वो नहीं पता कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। राइट। सो बेसिकली जो लिटरेरी डिवाइस उसने यहाँ पे यूज़ की है सॉलिलॉकी की, उससे क्या है कि जो और इफ़ेक्टिव बनाया है इस पोएम को, और जो की लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं दे आर फर्स्ट इज़ मेटाफर। उसने बहुत सारे मेटाफर्स यूज़ किए हैं टू बी और नॉट टू बी इस सॉलिलॉकी में। तो मेटाफर क्या होता है? A metaphor is when a thing, person, place or idea is compared to something else in non-literal terms, usually to create a poetic or rhetorical effect. One of the first metaphors is in the line to take arms against a sea of troubles, wherein this sea of troubles represent the agony of life. हमने देखा था जब पोएम की स्टार्टिंग हुई थी तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि what should I do? Whether I should live or commit suicide or should take arms and fight against this sea of troubles. तो हमने बात की थी कि ये जो sea of trouble, ये जो वर्ड यूज़ किया है, ये एक मेटाफर है जिसमें आप कहते हो कि आप लाइफ की जितनी भी एगनीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उन सब का मुकाबला करना है और उन सब का हटाना है, ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? आर्म्स उठाकर, शस्त्र उठाकर, है ना, उनको काट के, ख़त्म करके, मार के, लाइक दैट। तो स्पेसिफिकली हैमलेट्स ओन स्ट्रगल्स विद लाइफ एंड डेथ। उसके दिमाग में क्या है कि उसके दिमाग में वही लाइफ और डेथ वाला जो पज़ल चल रहा है उसके बारे में वो सोच रहा है। और उसके जो फादर के गोस्ट ने उससे रिवेंज लेने के लिए कहा है वो बात भी उसकी माइंड में घूम रही है। और उसकी ट्रबल जो है वो इतनी ज़्यादा है, न्यूमरस ट्रबल्स हैं, बिकॉज ही इज़ फेसिंग हिज ब्रेक विद हिज बिलवेड ओफिलिया के साथ में, जो उसके लव चल रहा था ओफिलिया के साथ में, जो उसके रिलेशनशिप है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो उसको ठीक से समझ नहीं पा रही है, वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा है। एंड किंग और दिस प्रोटियस, नो नॉट प्रोटियस, दिस हिज क्लॉडियस, his uncle Claudius, who was responsible for the death of his father, and the prime minister, they are eavesdropping. Sorry, eavesdropping is not the word. Eavesdropper का मतलब होता है चुपचाप, छुप के सुनना, उसको ऑब्जर्व करना। और द बेसिक थिंग इज़ कि his father's ghost is there and they both are having a conversation. अब जो कन्वर्सेशन, जो डायलॉग वो उन दोनों के बीच में चल रहा है वो उन ना तो क्लॉडियस को दिख रहा है, ना तो उसके उस चाचा को दिख रहा है, ना उस प्राइम मिनिस्टर को दिख रहा है, बिकॉज दे कांट सी दैट गोस्ट। वो गोस्ट जिसको वो देख पा रहा है
एंड बेसिक थिंग इज़ उनके दिमाग में ये है कि ये पागल हो गया है ना, ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड ही इज़ ब्लबरिंग, और ऐसे ब्लैबरिंग कर रहा है, ऐसे बड़बड़ा रहा है, गॉड नोज क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो ईव्स ड्रॉपर की तरह है ना, वो कान लगा के सुन रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में दिखाई जाती हैं। तो जो हैमलेट की खुद की स्ट्रगल्स हैं लाइफ और डेथ को लेकर, वो सब चल रही हैं। जो दूसरा मेटाफर सॉलिलॉकी में आता है वो है द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स। जब हम ये सॉलिलॉकी पढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ से पहले, तो हम कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि चलो हम डेथ में पहुंच जाएंगे, डेथ के लैंड में पहुंच जाएंगे, हम सुसाइड कमिट कर लेंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। डेथ जो है क्योंकि वो स्लीप के इक्विवेलेंट है ना, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, वी विल इजीली डाई। ओके फाइन, ठीक है, मर गए। मरने के बाद में आप जिस कंट्री में गए हो, जिस देश में गए हो, वो कैसा है, अनडिस्कवर्ड, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। और उसकी जो बॉर्न है, बॉर्न आर द बाउंड्रीज, जो उसकी चारों तरफ जो आपकी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, उन बाउंड्रीज से कोई भी ट्रैवलर जो है एक बार अगर उसमें एंट्री हो गई उसकी, तो ही कान गो बैक, है ना, वापस बाहर नहीं जा सकता वो। यानी आपने एक बार आपने लाइफ को छोड़ दिया है और डेथ के एरिया में आ गए हो, तो उस रीजन में आने के बाद में यू कैन गो बैक। सो द थिंग इज़ कि मतलब ये है कि आपका रिजरेक्शन प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है ना, रिजरेक्शन इज रीबर्थ और यू कैन गो बैक, नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो मेटाफर है ये हमें क्लियर कर रहा है कि जो डेथ जो है इट्स अ परमानेंट थिंग, है ना, नोबडी नोज अबाउट दैट, बट अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद की लाइफ कैसी होगी वो हम पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि हमें हमारे लिए वो कंट्री जो है अनडिस्कवर्ड है। अनटिल अनलेस आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ की लाइफ देखोगे, देन उसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है, फिर आप वहाँ से लौट कर नहीं आ सकते, तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो वो चीज़ जो है उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको कमज़ोर बना रही है, और वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहा है हैमलेट। Another thing that has been used in this soliloquy is metonymy. Metonymy is an idea or thing जिसमें related ideas होते हैं, that is something that closely resembles the original idea. अब ये जो पोएम है टू बी और नॉट टू बी, इसमें शेक्सपियर ने जो नोशन ऑफ स्लीप इंट्रोड्यूस किया है, बताया है, जिसके बारे में हम नींद की जब बात करते हैं तो नींद क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है डेथ का, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपको डर लग रहा है डेथ से तो डोंट वरी, बिकॉज डेथ जो है वो एक स्लीप है, थोड़ी सी लॉन्गर स्लीप है। लॉन्गर स्लीप इसलिए क्योंकि उस स्लीप से आप बाहर नहीं आते हो, आप डोंट कम बैक, है ना। टू डाई इज़ टू स्लीप, दैट्स वाई वो हैमलेट अपने आप को कन्विंस करने के लिए ये कहता है टू डाई इज़ टू स्लीप। नाउ तो यहाँ पर एक रेगुलर मेटाफर उसने क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये जो एक्ट ऑफ स्लीपिंग है वो कैसा लगता है, डेथ के जैसा लगता है, लाइक, बट वी ऑफन डिस्क्राइब डेथ एज एन एटर्नल स्लीप, है ना। अक्सर हम डेथ के बारे में ये कहते हैं वो एक चिरस्थायी निद्रा है ना, जिससे हम लौट कर नहीं आ सकते हैं, वो एक स्लम्बर है, आराम से आप सुखपूर्वक सो रहे हो, लाइक दैट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, और दिस लाइन इज़ अ मेटोनिम इंस्टेड ऑफ अ प्लेन मेटाफर। तो इसको हम प्लेन मेटाफर नहीं कह सकते, ये एक मेटोनियम का काम कर रहा है। मेटोनमी जो है वो एक आइडिया या थिंग होता है जो कि एक जो ओरिजिनल आइडिया होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लाइक दैट। Another thing, another key literary device used is repetition. ये जो फ्रेज़ है टू डाई इज़ टू स्लीप, ये एग्जाम्पल है रेपिटिशन का, क्योंकि एक बार ये 5th लाइन में आया है, फिर वो 9th लाइन में आया है, और इस फ्रेज़ को जब हम बार बार सुनते हैं ना तो उससे पता चलता है
कि हैमलेट जो है वो अपनी ही इज़ ट्राइंग टू make his decision. He is trying to reach on the decision of committing suicide or uh, attempting suicide or to die, है ना. तो define death by comparing it to what we all superficially know it to be, a never ending sleep, है ना. वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि डेथ जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली नींद है. तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है ये रास्ता बना रहा है हैमलेट के लिए उस सॉलिलॉकी में जो वो अपने आप से कह रहा है, जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली डेथ को हम स्लीप से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्लीप में जाते हैं तो हमारे ड्रीम्स भी आते हैं. ओके, तो ड्रीमिंग बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ देयर इज़. अब ड्रीमिंग जो है वो प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जब हम उस डेथ की लाइफ में चले जाएंगे उसके बाद का लाइफ कैसा होगा. अगर वो लाइफ इस लाइफ से भी ज़्यादा मिजरेबल हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, है ना, तो क्या मतलब हुआ मरने. अगर हमें ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा, हम तो सारे प्रॉब्लम से छुटकारा चाह रहे हैं तभी तो हम मरना सोच रहे हैं, लेकिन जब आफ्टर लाइफ जो जिसकी रिलायबिलिटी नहीं है, जिसका कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं है हमारे पास, है ना, हमें पता नहीं है कि भी उसके बाद की जीवन कैसा होगा, तो कह रहा है कि ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया. तो ये जो हैमलेट का ये जो प्ले है, विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है हैमलेट, ये मोस्ट पॉपुलर वेल नोन प्लेज है ना. एंड इट्स आइकॉनिक. टू बी और नॉट टू बी जो सॉलिलॉकी है, जो कि प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली गई है सीन थर्ड एक्ट फर्स्ट में, हैज़ बीन एनालाइज्ड फॉर सेंचुरीज, है ना. कई शताब्दियों से इसका विश्लेषण चल रहा है. एंड अभी तक भी जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान उसको पढ़ रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हाउ टू डिफाइन दिस थिंग. स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, जर्नल लीडर्स जो हैं सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भी आखिर हैमलेट चाहता क्या था. द सॉलिलॉकी इज एसेंशियली ऑल अबाउट लाइफ एंड डेथ, ये तो क्लियर है. हैमलेट डिस्कसेस हाउ पेनफुल एंड मिजरेबल ह्यूमन लाइफ इज एंड हाउ डेथ वुड बी प्रेफरेबल. क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ लीड कर रहा है, जिस जीवन को जी रहा है, वो तो बहुत परेशान कर रहा है उसे. तो उस क्या ज़्यादा उसको अच्छा क्या लग रहा है कि इट इज़ बेटर टू डाई, है ना, मर जाओ ज़्यादा अच्छा होगा. वुड नॉट बी फॉर द फियरफुल अनसर्टेनिटी ऑफ व्हाट कम्स आफ्टर डेथ. लेकिन मरना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई है एक अनसर्टेनिटी, है ना, एक अनिश्चितता जुड़ी हुई है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा. अगर वो जीवन इस जीवन से ज़्यादा खराब हुआ तो बेटर तो क्या है कि यहीं रहे, इसी जीवन में जीते रहो, लाइक दैट. सो विद दीज लिटरेरी डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के थ्रू इस सॉलिलॉकी को समझाने की कोशिश की है शेक्सपियर ने थ्रू हैमलेट. So this is all. Thank you for joining today's class.